हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो जो होने वाला है पॉलिटिकल थिंकर की सीरीज़ में, ये अगला वीडियो है हमारा। सिक्स्थ पॉलिटिकल थिंकर या मोस्ट सेवन्थ पॉलिटिकल थिंकर हैं शायद से, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो वीडियो होगा ये पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री में, ऐसा कहें जैसे हमारे आम भाषा में कहा जाता है, जिस व्यक्ति ने गर्दा उड़ा दिया उसके ऊपर होने वाला है। जब मैं पढ़ रहा था पॉलिटिकल साइंस तो क्लास में ना, जब ये थिंकर की बात चली कि अब ये वाले थिंकर पढ़ाए जाएंगे, जब सर ने नाम लिया तो आधी क्लास वाज लाइक यही तो पढ़ने आए थे हम, ठीक है, कि पॉलिटिकल साइंस चूज ही इनको पढ़ने के लिए किया था। खैर, इतना क्रेज रहता है उनका। वो व्यक्ति वो हैं जिन्होंने पृथ्वी के इतिहास पर धर्म का भरपूर विरोध किया, सबसे ज़्यादा विरोध किया जिन्होंने धर्म का, ठीक है। उन्होंने बोला रिलीजन इज लाइक ओपियम, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कार्ल मार्क्स, बॉर्न इन 1818, ठीक है। आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। वही प्रोसेस फॉलो होगा। सबसे पहले इनकी मतलब इनका लाइफ स्केच जानेंगे ताकि इनकी फिलॉसफी के बारे में हमें आइडिया लगे कि किन सिचुएशन से ये गुजरे हैं, ताकि उन्होंने ऐसे आइडियाज़ दिए हैं। बेसिकली इनके व्यूज़, जो फिलॉसफी है पूरी, ठीक है। ये व्यक्ति सोशोलॉजी में भी पढ़ाए जाते हैं, फिलॉसफी में भी पढ़ाए जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाए जाते हैं। इतना लार्ज डोमेन है इनकी फिलॉसफी, इनकी थिंकिंग का, इनके आइडियाज़ का, ठीक है। अब मार्क्स जब पैदा हुए 1880 में, मतलब अर्ली 19th सेंचुरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में चल रहा है, ठीक है। कैपिटलिज्म धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। उसकी जो कैपिटलिज्म की जो एविल्स हैं, जो सोसाइटी में जो कमियां आ रही हैं कैपिटलिज्म की वजह से, उसके विरुद्ध कार्ल मार्क्स खड़े होते हैं, ठीक है। ये जब 17 साल के थे तब ही एडमिटेड इनटू द यूनिवर्सिटी ऑफ बून। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन गए, ठीक है। डॉक्टरेट कंप्लीट की, अपनी थीसिस लिखी। ये ना प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन इन्होंने ना हीगलियन ग्रुप ज्वाइन किया। एक हीगल एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, उनके बारे में भी वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन किया। अब उस ग्रुप के जो व्यूज़ थे वो इतने रेडिकल थे कि उस ग्रुप में को ज्वाइन करने के बाद इनकी थिंकिंग बिल्कुल बदल गई। ये गई नहीं फिर प्रोफेसरशिप की तरफ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जर्नल लिखना शुरू करते हैं। इनके जर्नल को जर्मनी में बेसिकली पैदा हुए थे, 3 बार सेंसरशिप लगाती है और चौथी बार में इनको निकाल देती है कि यू हैव टू स्टॉप राइटिंग दिस जर्नल। और उसके बाद ये फ्रांस चले जाते हैं। फ्रांस भी एक ऐसा कमाल का देश है। यूरोप की हिस्ट्री में आइडियोलॉजीज का हॉट स्पॉट रहा है फ्रांस, ठीक है। एक स्टेटमेंट थी ड्यूक मेटरनिच की, शायद से, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, कि व्हेन फ्रांस स्नीज होल यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब फ्रांस एक्चुअली यूरोप का चौधरी है, ठीक है। अगर कुछ होगा फ्रांस में तो उसका इम्पैक्ट जो होगा वो पूरे यूरोप पे होगा, चाहे वो फ्रांस रेवोल्यूशन हो, चाहे वो नेपोलियन हो, या फिर मतलब पूरी हिस्ट्री फ्रांस की बहुत, मतलब यूरोप की हिस्ट्री पूरी पढ़नी है तो उसमें बहुत अहम हिस्सा फ्रांस रहेगा, ठीक है। फ्रांस चले जाते हैं ये। फ्रांस में जाके जो कम्युनिस्ट ग्रुप है वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जो कम्युनिस्ट लोग हैं उनके आसपास रहते हैं, और यहीं अब ये एक व्यक्ति से टकराते हैं जो इनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बनते हैं उसके बाद, फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है। कम्युनिज्म का इम्पैक्ट होता है और ये हार्ड कोर कम्युनिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आइडियाज़ देते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एवरी आइडिया, ठीक है। जो फिलॉसफी है ना मार्क्स की, बेसिकली ये 3 चीज़ों से इंस्पायर है। पहली, जर्मन ट्रेडिशनल फिलॉसफी। सेकंड, ब्रिटिश इकोनॉमी। थर्ड, बेसिकली स्कूल ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी है ये। थर्ड, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आइडियाज। ये जो 3 चीजें हैं, दे इम्पैक्ट ऑन मार्क्स, दे इम्पैक्टेड ऑन मार्क्स। इसके अलावा ही इज इंस्पायर्ड बाई हीगल। हीगल एक अपने आप में एक फिलोसोफर हैं, बहुत महान दार्शनिक हैं,
ठीक है। हीगल के 3 आइडियाज का असर मार्क्स पे पड़ता है। डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, थ्योरी ऑफ हिस्ट्री एंड थर्ड वन इज थ्योरी ऑफ स्टेट। मार्क्स तीनों में से किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं, किसी का। ये तक कह देते हैं कि जो हीगल की फिलोसफी है ना, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, ये सर के बल खड़ी थी, इसको मैंने सीधा किया है, इसको मैंने पैर के बल खड़ा किया है। इतना मतलब खतरनाक विरोध होता है, ठीक है, हीगल का। ये बड़ी गलत परंपरा है एक हिसाब से वेस्टर्न में, मतलब गलत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भारत में हूँ, और भारत की जो परंपरा है ना कि हम भले ही अपने गुरु से सहमत ना हो, लेकिन इस तरीके से तो कभी नहीं कहा गया भारतीय दर्शन की परंपरा में कि मैंने अपने गुरु की फिलॉसफी को उल्टा कर दिया या फिर सीधा कर दिया। ये जो भाषा है जो वेस्टर्न लोग यूज़ करते हैं अपने टीचर्स के लिए, दिस इज़ नॉट गुड अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जिस व्यक्ति से आपने सीखा है उसको आप क्रिटिसाइज करिए, पर ऐसे कहना कि मैंने उनको आई मेक हिज फिलॉसफी स्टैंड ऑन हिज फीट, ठीक है, कोई नहीं, चलो वो अलग चीज़ है। तो हीगल के एक एक फिलॉसफी को समझते हैं, उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स कार्ल मार्क्स। डायलेक्टिकल का मतलब होता है टू डिस्कस। बेसिकली जैसे सिंपल बात है, मैंने आपसे कोई बात कही, आपने मुझसे कोई बात कही, कोई जो नई बात निकली, दिस प्रोसेस इज नॉन एज डायलेक्टिकल, जो नया आइडिया इवॉल्व हुआ, ऐसे समझिए इसको वर्ड सही। मैंने जो कहा दैट इज थीसिस, आपने उसके विरोध में जो बात कही दैट इज एंटीथीसिस, और जो नई बात निकली दैट इज सिंथेसिस, ठीक है। अब ये जो सिंथेसिस होगी ना, ये मोर एक्यूरेट ट्रूथ है, या फिर आइडिया भी कह सकते हैं इसको। ये मेरा पार्शियल था जो कि लेस एक्यूरेट था कंपेयर टू सिंथेसिस, जिसको एंटीथेसिस की वजह से वो ज़्यादा एक्यूरेट हुआ। अब ये भी परफेक्ट नहीं है अपने आप में, इसकी भी फिर एंटीथेसिस होगी, और फिर ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक वी आर नॉट एबल टू अचीव द परफेक्ट आइडिया, ठीक है। ये बेसिकली डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का मतलब है। अब हीगल जो मानते हैं, बेसिकली इसको थोड़ा मिटा देता हूं, हीगल basically considered idea as motor of history। मतलब हिस्ट्री जो है ना वो ऐसे ही चली है कि जो मुझे विचार आए उसके हिसाब से मैंने काम किया, पूरी सोसाइटी ने काम किया, ठीक है, और उसके बाद जो उसके विरुद्ध विचार आए, फिर नए विचार उमरे, और उसके बाद वी आर मूविंग टुवर्ड्स द परफेक्ट ट्रुथ, ठीक है। जब तक परफेक्ट अचीव नहीं हो जाता तब तक हम चलते रहेंगे इसी तरीके से। मेरी बात होगी, मेरा आइडिया होगा, आइडिया का विरोध होगा, कुछ नया आइडिया बनेगा जो परफेक्ट के और करीब ले जाएगा हमें। ये हीगल की फिलॉसफी है बेसिकली। अब हीगल जो मानते हैं ना कि जो यही ऐसे जो एवोल्यूशन हुआ है वो 6 स्टेजेस में हुआ है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक मैटर बना, उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर बना, मतलब वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के बारे में कैसे इवॉल्व हुआ। ऑर्गेनिक मैटर यानी एनिमल्स, ठीक है, ओशियन एनिमल्स, एम्फीबियंस एंड ऑल, मैमल्स एंड ऑल। इसके बाद ह्यूमन बीइंग बने, ठीक है। ये सब थीसिस और एंटीथीसिस के थ्रू हो रहा है। इसके बाद जो बने ह्यूमन बीइंग्स के बाद हमने फैमिली बनाई, वी वर नॉट एबल टू फुलफिल अवर नीड। फैमिली के बाद हमने सिविल सोसाइटी बनाई, ये भी अपनी आप में सफिशिएंट नहीं थी, तो हमने फिर फाइनली स्टेट बनाया। स्टेट इज द फाइनल स्टेज ऑफ एवोल्यूशन,
स्टेट इज परफेक्ट इन इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू हीगल, ठीक है। हीगल तो यहाँ तक कहते हैं स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, ठीक है। स्टेट इस लेवल पे परफेक्ट मानते हैं वो कि इसके बाद एवोल्यूशन नहीं होगा, ये बस दैट्स इट, खत्म। ये हीगल की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्टेट बेसिकली, ठीक है। आइडियाज हमने समझे कि डायलेक्टिकल आइडियलिज्म क्या होता है, ठीक है। उसके बाद वी मूव्ड टुवर्ड्स हिस्ट्री कि कैसे हिस्ट्री इवॉल्व हुई, उसके बाद स्टेट कैसे आया, ठीक है। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मार्क्स, कार्ल मार्क्स बेसिकली कैसे इन चीज़ों का विरोध करते हैं। मज़ा आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड टू टीच कार्ल मार्क्स फर्स्ट टाइम। वो कहते हैं सबसे पहले जो हमने चीज़ पढ़ी, आइडिया इज मोटर ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री इज इवॉल्व बिकॉज ऑफ आइडिया। कहते हैं नहीं, गलत है। मैटर इज मोटर ऑफ हिस्ट्री। वो कहते हैं मैटर इज प्राइमरी, आइडिया इज सेकेंडरी। अगर मैटर ही नहीं होगा, जैसे सिंपल एग्जांपल कि जो मैटर है वो बिना दिमाग के एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन दिमाग में जो आइडियाज हैं वो बिना मैटर के आएंगे क्या? तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स मैटर इज प्राइमरी एंड आइडियाज आर सेकेंडरी, ठीक है। ये इस थ्योरी को कहते हैं डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। का विरोध, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ये जो समझते हैं ना कि एवोल्यूशन जो हुआ है पूरा हमारा, दैट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन या इकोनॉमिक कंडीशन जिसको कहते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस आर ड्राइवर ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, अभी आप लोगों को अजीब लगेगा, जब आप मार्क्स को पढ़ लेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये हर चीज़ का जो रीज़न मान रहे हैं वो कैपिटलिज्म को मान रहे हैं या फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन को मान रहे हैं, ठीक है। तो ये यू विल गेट रियलाइज, और ये क्रिटिक भी है इनका, ठीक है। अगली जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इनके बारे में, अगला जो टॉपिक है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है ना, बेसिकली वो बताता है कि हिस्ट्री कैसे चलेगी। जैसे स्टार्टिंग में हम कैसे प्रोड्यूस करते थे। प्रोडक्शन जो है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन की वजह से हिस्ट्री चल रही है। जो स्टेट है ना, प्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि स्टेट है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। जो हमारी सोसाइटी है वो, एक है सुपर स्ट्रक्चर, एक है बेस। इसको बोलते हैं बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल। बेस में क्या है पता है? मोड ऑफ प्रोडक्शन। और सुपर स्ट्रक्चर में पता क्या क्या है? स्टेट, गवर्नमेंट, रिलीजन, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। बेस में मोड ऑफ प्रोडक्शन है और ऊपर सुपर स्ट्रक्चर है जिसमें गवर्नमेंट एंड ऑल दिस स्टफ इज देयर, ठीक है। अब ये प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन ना मोड ऑफ प्रोडक्शन के दो पार्ट्स हैं बेसिकली अकॉर्डिंग टू मार्क्स। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब समझने की कोशिश करना, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ये जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मीन्स एंड लेबर। और ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर, क्योंकि ये वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल। जो ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, इसकी वजह से ये पूरा सुपर स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। अब रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है ना, इसने सोसाइटी में एक्चुअली दो क्लास बना दी। क्लास को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और मतलब बेसिकली सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और हाउ दे आर रिलेटेड इज नोन एज रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। एक क्लास तो डोमिनेंट क्लास है और एक क्लास डिपेंडेंट क्लास है।
डोमिनेंट क्लास जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, और डिपेंडेंट क्लास जो काम करती है बेसिकली। ऐसे हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे समझो, कोई पूंजीपति है जिसने एम्पायर बिजनेस अपना खड़ा किया, उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिपेंडेंट क्लास है उसके ऊपर, और जो डोमिनेट कर रहा है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज डोमिनेंट क्लास। बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है। अब मार्क्स इसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई है। सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। प्रिमिटिव कम्युनिज्म का मतलब क्या है कि जो सारे रिसोर्सेज हैं दे आर ओन्ड बाय द कम्युनिटी, कि इन सब रिसोर्सेज पे जो कम्युनिटी है वो इसकी ऑनर है, किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी जैसा या प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद स्लेव ओनिंग सोसाइटी आई, स्लेव मास्टर रिलेशन आया सोसाइटी में अगला फेस। मतलब एंशियंट सोसाइटी जो थी, हम अगर इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास की जानकारी हो, तो स्लेवरी बहुत ज़्यादा प्रिवेल की है हिस्ट्री में, ठीक है। कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद वी मूव टुवर्ड्स स्लेव मास्टर रिलेशन। देख रहे हो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में दो पार्ट्स, स्लेव जो है दैट इज डिपेंडेंट बेसिकली, और मास्टर इज डोमिनेंट। इसके बाद जो अगली स्टेज आई ना स्लेव मास्टर के बाद, दैट इज लॉर्ड एंड सर्फ, बेसिकली फ्यूडल सोसाइटी। मेरा मार्कर खत्म हो गया। फ्यूडल सोसाइटी इवॉल्व हुई, उसके बाद जो रिलेशन था वो लॉर्ड और सर्फ का हो गया, कि ज़मींदार बेसिकली, ज़मींदार और जो बंधुआ मजदूर हैं, उनको बंधुआ तो नहीं कहेंगे, जो किसान खेती करते हैं लीज पे लेके खेती, वो समथिंग लाइक दैट। उसके बाद जो अगली स्टेज आई, ये हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं कि हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। उसके बाद जो अगली स्टेज आई ना, वो कैपिटलिज्म की स्टेज आई। कैपिटलिज्म का सरल भाषा में अर्थ समझाऊं आप लोगों को तो ये कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है ना, जो बेसिकली बिजनेस है और जो प्रॉपर्टी है, दैट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। मतलब कि ज़मीन पे जो कब्जा है या फिर जो मशीन्स पे कब्जा है, इंडिविजुअल के पास अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, और जो बेसिकली मार्केट होगा वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलेगा, उसमें कम्युनिटी का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। मतलब डिमांड कर सकते हैं बट कम्युनिटी की ऑनरशिप नहीं होगी। इसके एकदम विपरीत है कम्युनिज्म, कि उसमें जो ऑनरशिप होती है वो कम्युनिटी की होती है पूरे की, ठीक है। ये स्टेज आई, इसमें जो रिलेशन हुआ वो हुआ बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट। बुर्जुआ यानी कि ऑनर्स बड़े बड़े, प्रोलेटेरिएट्स यानी वर्किंग क्लास बेसिकली, जो वहां पे काम करेगी। इसके बाद जो अगली स्टेज आएगी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, दैट इज ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद। देन सोसाइटी विल मूव टुवर्ड्स परफेक्ट स्टेज, दैट इज कम्युनिज्म, जिसको साम्यवाद भी कहते हैं, ठीक है। एक एक करके वी विल स्टडी द सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म स्टेट, ये कैसे आएगी, मार्क्स के क्या कैपिटलिज्म पे व्यू। सो लेट्स स्टार्ट। अब मार्क्स की फिलॉसफी में जो अगली टर्म है दैट इज क्लास स्ट्रगल, ठीक है। अब ये हुआ क्यों कि ये स्लेव ऑन प्रिमिटिव कम्युनिज्म से वी मूव टुवर्ड स्लेव मास्टर, वी मूव टुवर्ड फ्यूडलिज्म, वी मूव टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, ऐसा क्यों हो रहा है? आप देख रहे हो कि सोसाइटी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक इनके जो दोस्त हैं फ्रेडरिक एंजल्स, उनकी सेइंग है कि जो सोसाइटी है ना वो जब इवॉल्व होती है तो अपने डिके की सीड्स भी साथ में लेके ग्रो करती है, ठीक है। मतलब जो डिके है कि उसकी समाप्ति है, उसका विनाश उसी में निहित होता है जब वो डेवलप कर रही होती है। हमने देखा भी है विज्ञान से इतना, मतलब मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, विज्ञान से कितनी तरक्की हुई है, हमारा जीवन कितना बेटर होता जा रहा है, लेकिन दुनिया समाप्ति की तरफ भी बढ़ती जा रही है। एनवायरनमेंट की ऐसी तैसी हो चुकी है, और बेसिकली वी हैव डिस्ट्रॉयड कंप्लीट फ्लोरा एंड फोना। उसके बाद कहते हैं कि लाइक न्यूक्लियर वेपन्स हमने बना लिए हैं, जो अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत सारे देश ऐसे हैं, रूस और अमेरिका बेसिकली, जो एक पृथ्वी को कई बार खत्म कर सकते हैं, उनके पास इतनी ताकत है। तो विज्ञान ने जीवन बेहतर बनाया, परंतु अपने विनाश के भी बीज साथ में लेके चला है, और जितना ज़्यादा विकसित हो रहा है उतना ज़्यादा विनाश की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। ह्यूमन नेचर है।
ठीक है, तो वही कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि हर सोसाइटी में ना, जैसे इधर क्या हुआ, स्लेव मास्टर इस लेवल पे एक्सप्लॉइट किया मास्टर्स ने स्लेव को कि दे हैव टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू मेक रिवॉल्ट्स टू मेक सम रिवॉल्ट अगेंस्ट द मास्टर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लास स्ट्रगल है। दो पार्ट्स में डिवाइड है सोसाइटी, दो क्लासेस में। तो जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है ना, जो डिपेंडेंट क्लास है, वो स्ट्रगल करती है। ठीक है, और इसी स्ट्रगल को जिससे कि सोसाइटी हायर स्टेज पे मूव करती है, वी कॉल्ड रेवोल्यूशन। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, मार्कर में मैंने भर लिए, वी कॉल्ड इट रेवोल्यूशन। ऐसे ही मूव करते करते वी रीच टुवर्ड्स कैपिटलिज्म एंड उसके बाद सोशलिज्म और कम्युनिज्म। अब क्लास स्ट्रगल चलेगा। ठीक है, ये बेसिकली है क्या, ये मैंने समझा दिया आपको कि सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड एंड ऑल। ठीक है, अब जो कैपिटलिज्म है, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें क्लास स्ट्रगल क्यों होगा, व्हाट आर द रीजंस फॉर द क्लास स्ट्रगल इन कैपिटलिज्म। अभी हम कैपिटलिज्म की स्टेज पे, जब मार्क्स थे बेसिकली, तब कैपिटलिज्म ठीक ठाक इवॉल्व कर चुका था। कैपिटलिज्म के साथ दिक्कत पता क्या है, मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बताई दी है कि फ्री मार्केट होता है कैपिटलिज्म में, और जो बेसिक शब्दों में कहें, जो इंडिविजुअल ऑनरशिप है वो होती है। ठीक है, पूंजीपति हिंदी में कहते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन एग्जिस्ट करेंगे, कोई लिमिट मतलब नहीं होगी उनके ऊपर कि वो कितना अर्न कर सकते हैं। एक रिकार्डो, देयर इज अ इकोनॉमिस्ट रिकार्डो, नेम रिकार्डो, उनकी एक थ्योरी है कि जो वैल्यू है ऑफ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेबर। अर्थात आराम से समझना, प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू बढ़ती है ना, वो लेबर की वजह से बढ़ती है। प्रोडक्शन में बेसिकली चार चीजें होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड फोर्थ वन इज व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोड्यूस कर रही है बेसिकली। जब ये बढ़ती है ना, इनमें से जो तीन चीजें हैं, लैंड, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, उनकी वजह से वैल्यू इंक्रीज नहीं होती। जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो बढ़ती है हमेशा लेबर की वजह से। अब जैसे एक जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई प्रोडक्ट है, ये मैं मिटा लेता हूं, कोई प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू 100 रुपए है। ठीक है, कैपिटलिज्म में क्या होगा, इसमें से 10 रुपए मिलेंगे लेबर्स को जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया, और 90 रुपए जो रखेगा ना, वो कैपिटलिस्ट रखेगा, पूंजीपति रखेगा बेसिकली, जो ऑनर होगा, जो बुर्जुआ होगा। स्पेलिंग गलत हो सकती है। ठीक है, ही विल टेक द 90 रुपी। दिस 90 रुपी, ये जो सरप्लस वैल्यू है ना, ये बेसिकली लेबर की वजह से क्रिएट हुई है। दिस बिलोंग्स टू द लेबर, लेकिन इसको रख कौन रहा है, कैपिटलिस्ट, जो ऑनर है, जो बुर्जुआ क्लास है, वो इस वैल्यू को बेसिकली ले रही है। अब इसकी वजह से ना, जो लेबर है उनके अंदर ना एलिनेशन आएगा। ये यंग मार्क्स लिखते हैं 1844 में, he talks about alienation। एलिनेशन का मतलब बेसिक हिंदी शब्द है, अगर एकदम हिंदी शब्द देखना हो इसका, तो अलगाववाद। मतलब कि एक हिसाब से विद्रोह की संभावना अंदर पैदा होना, कि मुझे ये भी पसंद नहीं है, मुझे ये भी पसंद नहीं है। ठीक है, विरुद्ध हो जाना बेसिकली। अब पता है, ये जो सिस्टम बनाया है कैपिटलिज्म ने, कि जो पैसे हैं, सरप्लस वैल्यू है, दैट इज गिवन टू द बेसिकली कैपिटलिस्ट, द ऑनर। इसकी वजह से क्या होता है ना, आदमी ना प्रोडक्ट से ही एलिनेटेड हो जाता है, जो लेबर है बेसिकली, क्योंकि उसने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसकी पहले तो उसको रीजनेबल वेज नहीं मिल रही। ठीक है, अब कैपिटलिज्म में क्या होता है, मार्केट पे डिपेंड करता है लेबर की जो सैलरी है।
अब ऐसे लोग अगर होंगे जो कम सैलरी पे काम करने को तैयार हैं तो सभी को फिर कम पे काम करना पड़ेगा, या फिर लेबर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है तो कैपिटलिस्ट जो है वो सैलरी कम ही देंगे उसके बाद, क्योंकि उनको पता है इतने में हमें लेबर मिल जाएगा। जो प्रोडक्ट उसने क्रिएट किया उसके मेहनत के अनुसार उसको पैसा नहीं मिल रहा है, वो प्रोडक्ट से ही अलगाव करने लग जाएगा, प्रोडक्ट के साथ ही एलिनेटेड फील करेगा। सेकेंड थिंग, मशीनरी या मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो इन्वायरमेंट है उसका प्रोडक्शन का, उससे एलिनेशन होने लग जाएगी उसे, क्योंकि कैपिटलिज्म की एक बहुत ही बेकार जो एस्पेक्ट है कैपिटलिज्म का वो ये है कि जो ह्यूमंस होते हैं ना वो सिर्फ पैसे के लिए काम करने लगते हैं, चाहे उनको अपनी क्रिएटिविटी बिल्कुल ख़त्म करनी पड़ जाए। और बीइंग ह्यूमन ये संभव नहीं है कि हम अपनी क्रिएटिविटी ख़त्म करके खुशी दिला पाएँ खुद को। तो जब वो रोज़ मोनोटोनस रूटीन फॉलो करेगा बिकॉज ऑफ रूटीन, बिकॉज ऑफ मशीनरी, मतलब वो बेसिकली मशीन की तरह काम करेगा ह्यूमन बीइंग कि आज सुबह जाना है, ऑफिस में इतना इतना काम करना है और ये चीज़ होगी। ही गॉट एलिनेटेड फ्रॉम प्रोसेस और एनवायरमेंट इटसेल्फ। तीसरा जो एलिनेशन होगा ना, एलिनेशन फ्रॉम फेलो मैन। इसका अर्थ क्या है बेसिकली, कैपिटलिज्म में एक और चीज़ है कि हम एक दूसरे जो हमारे साथी एम्प्लॉई हैं उनको ना कॉम्पिटिटिव की नज़रों से देखते हैं कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है। हम उसको ऐसे नहीं देखते कि हमारा फेलो मैन है, हमारा दोस्त हो सकता है, हम सेम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वी शुड वर्क टुगेदर। नहीं, वी सॉ हिम एज अ कॉम्पिटिटर, वी सी हिम एज अ कॉम्पिटिटर। तो हमें उससे भी फिर एलिनेशन होने लग जाएगी, उससे भी अलगाव होगा, क्योंकि हम दोनों में से किसी एक की ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, बहुत बार ऐसा ऑफिस में होता है कि इस लेवल पर कंपटीशन हो रहा है कि दोनों में से एक कोई प्रमोशन मिलेगा, लड़ रहे हैं आपस में एंड ऑल। अब जब ये तीन एलिनेशन हो गई ना तीन चीज़ों से, तो चौथी एलिनेशन एक और आती है, एनिलेशन फ्रॉम हिमसेल्फ। मतलब आखिरी में इन तीनों का रिजल्ट ये निकलता है कि व्यक्ति खुद से ही अलगाव महसूस करने लगता है, खुद को ही हीन समझने लगता है, खुद के खिलाफ ही विद्रोह करना चाहता है। दिस एलिनेशन विल रिजल्ट, आराम से सुनना स्टेटमेंट, क्लास फॉर इटसेल्फ फ्रॉम क्लास इन इटसेल्फ। अर्थात जब इतना एलिनेट हो जाएगा ना हर कोई, जितनी भी वर्किंग क्लास है वो इस लेवल पे जाके एलिनेट हो जाएगी, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अभी तो ये डिवाइडेड है, अभी तो अपने आप में क्लास बने हुए हैं, फिर ये अपने लिए क्लास बन जाएंगे, दे विल फाइट फॉर देमसेल्फ। और ये इसी को कहा है मार्क्स ने रेवोल्यूशन। ठीक है, होगा क्या इस रेवोल्यूशन से? जो सोसाइटी है ना कैपिटलिज्म, that will going to convert the society into socialism। अब सोशलिज्म का अर्थ क्या है? सोशलिज्म का हिंदी शब्द है समाजवाद। सोशलिज्म में क्या होगा ना, अभी जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें जो पूंजीपति हैं वो रूल कर रहे हैं। जब हमारे मतलब हमारी समाज में सोशलिज्म आ जाएगा तो जो रूल होगा ना वो वर्किंग क्लास का होगा। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट कहा है मार्क्स ने इसको, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। बेसिकली ये शॉर्ट टर्म के लिए सोशलिज्म, क्योंकि एंड गोल मैंने अभी बताया साम्यवाद यानी कम्युनिज्म है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। जो सोसाइटी एब्सोल्यूट आइडिया दैट इज कम्युनिज्म, एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन जो है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये क्यों जरूरी है सोशलिज्म? थोड़ी देर के लिए जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के अगेंस्ट रिवोल्ट करेगी। माइनॉरिटी यानी कैपिटलिस्ट जो हैं सोसाइटी में, और मेजॉरिटी यानी वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास विल रिवोल्ट अगेंस्ट कैपिटलिस्ट्स, और उसके बाद दे विल एस्टेब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। ये इसलिए जरूरी है ताकि जो कैपिटलिज्म के जो रिमेन्स हैं, या फिर आप ऐसे समझो ना कि हमने रिवोल्ट किया, अब वो भी चुप तो बैठेंगे नहीं, दे विल रेजिस्ट, वो चेंज होने ही नहीं देंगे। जो डोमिनेंट क्लास है सोसाइटी के हर स्टेज पे ऐसा हुआ है, तो बिल्कुल खत्म हो जाए कैपिटलिज्म, जो रिमेन्स हैं, जो अपोजिशन है कम्युनिज्म की, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। इसके लिए टेम्पररी सोशलिज्म एज अ आइडियोलॉजी, एज अ इवॉल्व स्टेज एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद वी आर गोइंग टू जंप टू कम्युनिज्म।
साम्यवाद, इसके बाद कोई स्टेज नहीं आएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म में डिफरेंस क्या है। लेट्स सी। सोशलिज्म में क्या होता है ना, जो वेज मिलेगा, जो बेसिकली जो वैल्यू मिलेगी हमें, जो हमें रिसोर्स मिलेंगे, दैट इज बेसिकली फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज मतलब एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। कम्युनिज्म में क्या होता है ना, काम के बेस पे नहीं मिलता। यू विल गेट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ नीड। ये मैंने शायद गलत लिख दिया, दिस इज नॉट लाइक दैट। इसमें जो सोशलिज्म में जो आपको रिसोर्स मिलते हैं, आज फिर से गिरा मार्कर करके, जो रिसोर्स मिलते हैं वो बेसिकली आपके वर्क के अकॉर्डिंग मिलते हैं। और जो कम्युनिज्म में रिसोर्स मिलेंगे, यू विल गेट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर नीड। अच्छा, एक चीज़ और है, जो कम्युनिस्ट है ना, जो कम्युनिज्म है फाइनल स्टेज, उसमें स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट इज़ क्लासलेस, कोई क्लास भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इट इज़ अ क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। अब स्टेट क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा इन मार्क्स सोसाइटी? लेट्स सी what are the Marx view on state, how Marx view state. Marx view of state क्यों खत्म होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्क्स, और क्यों मार्क्स की जो फाइनल स्टेज है उसमें स्टेज नहीं रहेगा। हीगल ने क्या बोला कि स्टेट जो इट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। ठीक है, हीगल की जो फिलॉसफी है ना, उससे इन्फ्लुएंस होके फासिज्म इटली में राइज हुआ, टोटलिटेरियनिज्म सोवियत यूनियन में राइज हुआ, और फासिज्म का एक और पार्ट होता है नाजिज्म, जो जर्मनी में राइज हुआ। ठीक है, फासिज्म को डिटेल में वी विल स्टडी इन आइडियोलॉजी सेक्शंस, और ये टोटलिटेरियनिज्म को भी वी विल स्टडी देयर। लेकिन इनकी वजह से अब इन्होंने ऐसा क्यों हुआ, बेसिक बता देता हूँ। स्टेट को एब्सोल्यूट माना है कि स्टेट इज द हाईएस्ट सोसाइटी, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन, के स्टेटिस्ट, हीगल वाज ए स्टेटिस्ट। अब स्टेट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन है, तो एवरीवन इज सबऑर्डिनेट टू द स्टेट, मतलब हमसे ज़्यादा मैं तो स्टेट का हो गया, तो वी शुड हम अपने आप को समर्पित कर दें स्टेट को। ठीक है, ऐसा ही तो कहना चाह रहे हैं, और उसी का यूज़ करके इटली में ये फासिज्म राइज हुआ, और जर्मनी, नाजी जर्मनी, यू ऑल नो द स्टोरी ऑफ हिटलर। ठीक है, तो मार्क्स जो देखते हैं ना स्टेट को, वो ऐसे देखते हैं, स्टेट इज द एंटिटी दैट हेल्प्स बुर्जुआ टू मेंटेन इट्स पावर। बेसिकली ही सॉ स्टेट एज द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म, कि स्टेट ना बनाई इसलिए ताकि जो बुर्जुआ है ना, जो क्लास है, बेसिकली जो कैपिटलिस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सके स्टेट। अब बेस सुपर स्ट्रक्चर में उन्होंने स्टेट, रिलीजन, गवर्नमेंट सबको इसलिए माना है ताकि वो जो बेस है ना उसको प्रोटेक्शन मिले। बेस का प्रोटेक्शन यानी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन का प्रोटेक्शन मीन्स कैपिटलिस्ट का प्रोटेक्शन। ठीक है, अब जब स्टेट जब तक रहेगा तब तक कम्युनिज्म नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, उसके लिए स्टेट भी खत्म होना चाहिए। ठीक है, एक स्टेज ऐसी आती है जब बेसिकली स्टेट जो है रिलेटिवली ऑटोनोमस हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही, मैं ये फ्रेडरिक एंजल की बात बता रहा हूँ, कि हमेशा ही जो स्टेट है वो इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ बुर्जुआ टू एक्सप्लॉइट द क्लास, बेसिकली प्रोलेटेरिएट क्लास, वर्किंग क्लास। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक ऐसी स्टेज आती है जिसको बोनापार्टिज्म कहते हैं। ये बेसिकली मार्क्स ने नेपोलियन के भतीजे थे, नेफ्यू बोनापार्ट, लुइस बोनापार्ट, जब ये रूल कर रहे थे तो ऐसा समय था, ये ऐसी स्टेज है बेसिकली, उस रेफरेंस में मार्क्स ने बोला है कि जो वर्किंग क्लास है ना उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि चेंज ला सके, और कैपिटलिस्ट क्लास है उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो इनको बिल्कुल खत्म कर सके फोर्स के थ्रू। एक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं ये दोनों आपस में, वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास, ये ना ये इतने ताकतवर ना ये इतने ताकतवर जो रूल कर सके, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में जो स्टेट है ना वो रिलेटिवली ऑटोनोमस हो जाता है, परंतु इस सिचुएशन में भी स्टेट पूरी कोशिश करता है टू प्रोटेक्ट बुर्जुआ।
जो क्लास है, जो अमीर लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है स्टेट। अब इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए, मैं जैसा कि मैंने बताया, क्लास स्ट्रगल होगा। रेवोल्यूशन क्या है बेसिकली? मार्क्स क्या समझते हैं रेवोल्यूशन से? ये जो चेंज हो रहा था ना हर स्टेज में, बेसिकली सोसाइटी चेंज हो रही थी बार बार, 4-5 स्टेजेस मार्क्स ने बताई, ठीक है। वो जो चेंज आ रहा है ना, वो बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन ही आ रहा है, उसी को रेवोल्यूशन बोलते हैं। एवरी चेंज इन द फॉर्म ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज रेवोल्यूशन। इसके लिए जो डोमिनेंट क्लास है वो हमेशा रेजिस्ट करेगी कि चेंज ना हो, क्योंकि उनको फायदा हो रहा होता है, मटेरियल फायदा मिल रहा होता है। जो डिपेंडेंट क्लास है वो हमेशा कोशिश करती है रेवोल्यूशन की। तो दिस इज व्हाट इन मार्क्सियन सेंस इज रेवोल्यूशन, और ये इनएविटेबल है। ये कैपिटलिज्म में भी होगा ही होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने अपने खुद सीड्स ऑफ डिके अपने आप में समाहित कर रखे हैं बेसिकली, कि कैसे खत्म होना है खुद को। जैसे मैंने बताया कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो प्रॉफिट हो रहा है वो लेबर को न जाके कैपिटलिस्ट की जेब में जा रहा है, पूंजीपतियों की जेब में जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में एलिनेशन होगा 4 स्टेजेस में, और उसके बाद दे विल यूनाइट देमसेल्फ, और उसके बाद रिवॉल्ट होगा, उसके बाद एक स्टेज आएगी सोशलिज्म की, देन ग्रेजुअली मूव होगा कम्युनिज्म की तरफ। वो फाइनल स्टेज है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये पूरी मार्क्स की थ्योरी थी। हमने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पढ़ा, स्टेट पढ़ा, रेवोल्यूशन पढ़ा, क्लास स्ट्रगल पढ़ा। एक एक करके लिख देता हूँ मैं। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, स्टेट, क्लास स्ट्रगल। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? रेवोल्यूशन, एलियनेशन। वी हैव स्टडीड ऑल दैट। अब मार्क्स ने जो बातें बोली थी, क्या वो सच हुई? क्या कभी रेवोल्यूशन हुआ? नहीं हुआ। और रेवोल्यूशन जिन कंट्रीज में हुआ, भी रशिया में हुआ, वो क्या कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी? क्या उसमें इंडस्ट्रीज थी? नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ कि रेवोल्यूशन कभी हुआ ही नहीं? बेसिकली मार्क्स का क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ द क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्स, कार्ल मार्क्स। जैसा कि मैंने पहली चीज बोली कि आपको नहीं लगता कि मार्क्स ने ओवर एम्फेसिस कर लिया इकोनॉमिक कंडीशंस पे या मोड ऑफ प्रोडक्शन पे? अरे भाई, 50 चीजें होती हैं हिस्ट्री के एवोल्यूशन में, आप सिर्फ मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंसीडर करके पूरी थ्योरी दे दी आपने। दूसरा इनका क्रिटिक है कि इन्होंने कहा कि वर्किंग क्लास रिवॉल्ट करेगी, मेजोरिटी में होगी वर्किंग क्लास। क्या ऐसा कभी भी हुआ है किसी भी कंट्री में कि जो वर्किंग क्लास है वो मेजोरिटी में रही हो? यार, जो वर्कर्स हैं कंट्री में, वर्कर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, और अलग अलग तरीके की डिवीजन होती हैं, ये कभी भी मेजोरिटी में हो ही नहीं सकते। रेवोल्यूशन की बात तो तब आएगी जब ये मेजोरिटी में हो। एक और चीज, कार्ल मार्क्स ने ऐसा सोचा कि जो बेसिकली कैपिटलिज्म है वो अपने आप को कभी सुधारेगा नहीं, बट कैपिटलिस्ट जो स्टेट है वो क्या हुआ? वो वेलफेयर स्टेट्स बन गए। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी, सब क्या बन गए? ये दे आर कन्वर्टेड इनटू वेलफेयर स्टेट, जो लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। और डेमोक्रेसी में ना, कोई भी ग्रुप ऑर्गेनाइज हो जाए उसकी वॉइस मैटर करती है। कार्ल मार्क्स ने तो ऐसा बोल दिया कि वर्कर की कोई सुनेगा ही नहीं, ठीक है, वर्कर जो है वो डिपेंडेंट ही रहेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि उनकी वॉइस बहुत ज्यादा मैटर करेगी। अब 2 क्रिटिक हमने पढ़ लिए, ठीक है। इस वजह से रेवोल्यूशन नहीं हुआ। एक बेसिकली एक हमारे पॉलिटिकल थिंकर हैं कार्ल पॉपर, उन्होंने कार्ल मार्क्स को ना एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी भी कहा है। मतलब इस लेवल पे क्रिटिसाइज किया है कि ये सोसाइटी ओपन सोसाइटी का मतलब मैंने समझाया है प्लेटो वाले वीडियो में कि बेसिकली सिनेरियो जो इंडिविजुअल राइट्स हैं और जो फ्रीडम है, लिबर्टी है, उसके खिलाफ जो व्यक्ति जाता है उसको एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी कहते हैं कार्ल पॉपर। तो उन्होंने 3 व्यक्तियों को कहा है बेसिकली, हीगल को, कार्ल मार्क्स को और प्लेटो को, और तीनों में आपने कम्युनिज्म देखा ही है। तो रेवोल्यूशन किसी भी स्टेट में नहीं हुआ, ठीक है। अगर ये रेवोल्यूशन कभी हुआ ही नहीं तो हम कार्ल मार्क्स को क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा क्यों जरूरी है? आपको समझना होगा जो इनकम गैप आ रहा है कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में, जो और एवल्स आ रहे हैं, उनका सबसे भरपूर, सबसे जोरदार विरोध किसी ने किया है, और सबसे ज़्यादा फेमस जो हुए हैं इस चीज़ में,
ठीक है। इनके फॉलोअर्स जो अभी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, इनके फॉलोअर्स के बारे में वी विल स्टडी इन IR कि कैसे वो IR को देखते हैं, बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस को। इनके फॉलोअर्स के बारे में वी विल स्टडी इन बिहेवियरल पॉलिटिक्स, ठीक है। जो इनके फॉलोअर्स ने जो विरोध किया है वो बहुत ज़रूरी था, नहीं तो वो वेलफेयर स्टेट में कभी कन्वर्ट ही नहीं होते कैपिटलिस्ट जो स्टेट्स थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये रेवोल्यूशन नहीं हुआ तो मार्क्स बेकार हो गए, ठीक है, सब बर्बाद, नहीं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो मार्क्स को आप पढ़िए, डिटेल में उनकी किताबें पढ़िए, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द 18th ब्रोमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट, मतलब बहुत सारी हैं, 4-5 तो मुझे नाम याद आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगले वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉलिटिकल थिंकर।